कि आज का जो हमारा सेमिनार है इसके बहुत ज़्यादा हमने टॉपिक्स नहीं रखे। इसके अंदर हम दो मेन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने की नोट स्पीकर्स बुलाए हैं। एक टॉपिक हमारा जनरल कंप्लाइंसेस के रिलेटेड होगा, और इसमें कोई स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री को हम लेके नहीं चल रहे, इवन दो कि ये इनिशिएटिव स्पोर्ट्स की कमेटी ने लिया है। लेकिन इस कंप्लाइंसेस और इस सेमिनार का जो स्कोप है वो हमने तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको ओपन रखा है कि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट की तरफ से एसएमएस के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो इस हवाले से इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने शहजाद शौकत साहब हैं, इनको दावत दी है, और मोहम्मद फौजान साहब हैं स्मेडा से, इनको दावत दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब ऑफिशियल्स से चैम्बर ऑफिशियल्स का और तमाम जो गेस्ट हैं उनका मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। और आज जिस पर्पज़ के लिए हम मेनली आए हैं वो ऑलरेडी आपको अवेयर कर दिया गया उस हवाले से। मैं जस्ट सर्टिफिकेशन के हवाले से अपनी कुछ चीज़ें या कुछ सर्टिफिकेशन जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे डिफरेंट सेक्टर्स में वो बताना चाहूँगा। उसमें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। तो जो आज हम मेनली बात करेंगे वो उन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर या फिर जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में, इंक्लूडिंग यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, गल्फ़, कोई भी और मार्केट, उसके अंदर करने के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल है स्कूल की। स्कूल में हमें एक यूनिफॉर्म कोड बताया गया होता है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पेनल्टीज़ होती हैं या हमें उस जगह पे एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट मार्केट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी जानते हैं। तो हमने उनको मीट करना होता है। दैट इज़ वाई हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को कंप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके, अगर हम सियालकोट इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें बेसिकली सियालकोट को अगर हम बैकबोन कहें एक्सपोर्ट के रेलेवेंट तो ये भी गलत नहीं होगा। हम मोर देन 150 कंट्रीज़ के अंदर जो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्लस प्रोडक्ट्स या आप कह लें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर हम जो है अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं अगेन यही कहूँ कि हम एक पावर हाउस की तरह हैं, सियालकोट एक पावर हाउस की तरह है पाकिस्तान के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें सर्टिफिकेशन करवानी क्यों चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रीमियम मार्केट्स को अगर टैप करना है, हमने उनमें अपनी मार्केट्स को अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस करना है, तो उसके लिए हमें उनकी रूल्स और रेगुलेशंस को मीट करना होगा। तो दैट इज़ वाई हम ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक कस्टमर कॉन्फिडेंस है या बायर कॉन्फिडेंस है उसको विन करने के लिए हम अपनी जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको मीट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेशंस और उनके जो की बेनिफिट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ISO 9001। इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग फेमिलियर हैं। सबसे कॉमन और एक जनरल सा स्टैंडर्ड है, लेकिन है ही ISO स्टैंडर्ड और इसको फुलफ़िल करना और इसके जो सारे लवाज़मात हैं वो पूरे करना ज़रूरी हैं। अब इसमें सबसे पहले ये जो 9001 के रेलेवेंट अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्ट और उसके अलावा जो सर्विसेज के ऑपरेशंस के रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो सारी हमने मीट करनी होती हैं। अगर हम ये मीट कर लेते हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन, हमारे बाकी सारी कंपनी के अंदर जो अगर हम ये मीट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होंगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने का मतलब ये है कि हम ईजीली और सेफली अपनी प्रोडक्ट्स को उधर के स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज़ CE मार्किंग। तो अगर हम यूरोप को टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, देन CE मार्किंग इज़ मैंडेटरी। हमें CE मार्किंग को अचीव करना होगा। ठीक है। अब CE मार्किंग को अचीव करने के लिए अगर हम मेडिकल डिवाइसेस की बात करें
तो उसके रेलिवेंट एक स्टैंडर्ड जो वहाँ पे या रूल एक जो बहुत कॉमन है वहाँ पे, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ EUMDR। तो EUMDR की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें एक CE मार्क है। अगर हम CE मार्किंग अचीव कर लेते हैं तो हम सेफली अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं FDA रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो ऑब्वियसली अगर हम US मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए हमें FDA रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। और इसमें अगर हम FDA रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट टेंडर्स, डिफरेंट जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी जिस तरह वैकेंसीज आती हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो उसी तरह जो गवर्नमेंट लेवल पे टेंडर्स या कोई भी चीज़ आती है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस कंट्री की, अगर हम US की बात करें तो दैट इज़ FDA रजिस्ट्रेशन। अगर हम FDA रजिस्टर्ड हैं देन हम उन जो टेंडर्स हैं या डिफरेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो भी ऑफर्स आती हैं उनके लिए हम वैलिड होते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 13485 ISO 13485 बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट सॉरी ISO स्टैंडर्ड है, ये मेनली डिज़ाइन किया गया है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, लाइक सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, स्पेसिफिक है उसी के लिए। अब ये मेनली दो चीज़ों को कवर करता है, लाइक रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेसेबिलिटी मेडिकल डिवाइसेस की कैसे हो सकती है, उसको जहाँ से उसका मटेरियल हमने बाय किया वहाँ से लेके एंड यूज़र तक जितने भी बीच में सप्लाई चेन में स्टेप्स आते हैं, उन सब को हम किस तरह से अपने इन हाउस मेंटेन कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कह लें कि इन शॉर्ट हम ISO 13485 कह रहे हैं। और अगर हम ये कंप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़, इसके अंदर भी अगर हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करनी है तो उसके रेलिवेंट भी 13485 हमारे लिए मैंडेटरी होगा, अगर हम एक्सपोर्टर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल डिवाइसेस के किसी भी तरह से। सॉरी, इसके अलावा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा NMPA, जिसको हम प्रीवियसली CFDA के नाम से जानते थे। चाइना भी अब हेल्थ केयर के लिहाज से बहुत बड़ी एक मार्केट है जहाँ पे हम अपनी मार्केट्स सॉरी अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब CFDA को आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड नेम जो रिप्लेस हुआ है दैट इज़ NMPA। ठीक है, तो अगर हमने चाइना में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, मार्केट करनी है, तो देन हमें CFDA लेना यानी कि NMPA करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम NMPA को अचीव कर लेते हैं देन हम ऑब्वियसली जो चाइनीज़ मार्केट है उसको टैप कर सकते हैं, उसमें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफली प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ SFDA। अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम SFDA यानी कि आप सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेशन है, अगर हम वो अचीव कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन अचीव कर लेते हैं, देन जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सब में हम सेफली इसको अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिक है मेडिकल डिवाइसेस के रेलेवेंट। नेक्स्ट इज़ SA 8000 या फिर रैप। अब जिस तरह एथिकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस तरह एथिकल मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस लिहाज से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं दैट वी हैव टू मीट, और ये उनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं SA 8000 और रैप। अगर हम ये मीट करते हैं देन ऑब्वियसली जो बायर कॉन्फिडेंस है हमें वो विन करने के लिए ये मेक श्योर करना होता है कि हम अपने इन हाउस फैसिलिटी के अंदर जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको मीट कर रहे हैं और वो किसी चीज़ को हार्म नहीं कर रहे, लाइक चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं। तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए और अपनी जो कंपनी है उसको बाहर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें ये वाली सर्टिफिकेशन अचीव करनी पड़ती हैं। अगर हम अचीव कर लेते हैं देन ऑब्वियसली वी आर सेइंग दैट वी आर नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग्स लाइक चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर एक्सेट्रा। ये ओवरऑल ये सब ये सारी इंडस्ट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ 14001। ये भी सब जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, लाइक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन शॉर्ट टर्म्स या आप कह लें सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी फैक्ट्री या हमारी फैसिलिटी से कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरमेंटल को या एनवायरमेंट को हार्म कर रही है, हमने उन प्रैक्टिसेस को रिमूव करना होता है। और उसको रिमूव करने के बाद जो सर्टिफिकेशन अचीव होती है दैट इज़ 14001। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी इंडस्ट्री की हो सकती है,
लाइक लेदर इंडस्ट्री है, सर्जिकल इंडस्ट्री है, उनके रेलिवेंट जो भी वेस्ट होते हैं, जो हम वेस्ट करते हैं, वेदर इट इज़ केमिकल या कोई सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो कहीं एनवायरनमेंट को तो नहीं हार्म कर रहा। तो इन चीज़ों के रेलिवेंट जो सर्टिफिकेशन होगी दैट इज़ 14001। और नेक्स्ट इज़ 45001। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रेलिवेंट, लाइक जो वर्कर सेफ्टी है, ये उसको मेनली टारगेट कर रहा होता है कि हम जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के रेलिवेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम ये भी अचीव करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं वो किसी भी सेक्टर के हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं कि हम जो भी हमारी फैसिलिटी है उसको ISO 45001 उसके अचीवेबल होना चाहिए या अचीव्ड होना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को ईजिली वहाँ पे और सेफली वहाँ पे प्लेस कर सकें। डिफरेंट कुछ सोशल सर्टिफिकेशंस जिसमें एथिकल प्रैक्टिसेस ही आती हैं, उनमें एक FLA जिसे हम फेयर लेबर एसोसिएशन कहते हैं, उसके बाद BSI, सेडेक्स, ये भी सोशल कंप्लाइंसेस में ही आते हैं। अगर हम एथिकल प्रैक्टिसेस को मीट करना चाह रहे हैं या हमारे डिफरेंट ऐसी मार्केट्स को टैप करना चाह रहे हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेफली प्लेस कर सकें, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए सोशल कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना होगा, जिनमें ये 3 स्टैंडर्ड्स भी हैं। उसके बाद रीच एंड ROHS केमिकल्स कंप्लायंस के रेलिवेंट। अब ये भी जो भी केमिकल्स हमारी जो भी फैसिलिटी या जो भी सेक्टर है उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, हमने उनके रेलिवेंट भी सर्टिफिकेशन अचीव करनी होती है कि वेदर वो हमारे लिए कहीं हार्मफुल तो नहीं जिस प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ हुआ है। यूज़ होने के बाद अगर हम सर्जिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें लास्ट जो उसके फाइनल प्रोसेसेस होते हैं, पैसिवेशन या उसके अलावा कोई, जब वो फाइनल कस्टमर के इन टच में आएगी तो कहीं कोई इशू तो नहीं क्रिएट कर रही। इसी तरह अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो उसमें कोई टेस्टिंग हुई है, कोई केमिकल यूज़ हुआ है उसको वॉश करने के लिए, तो बाद में इस चीज़ को इंश्योर करना कि वो ह्यूमन बॉडी के साथ टच में आके कहीं कोई हार्म क्रिएट नहीं करेगी। इस तरह के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हम रीच या ROHS जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करते हैं और अचीव करते हैं। ये कुछ अदर सर्टिफिकेशन जिसमें GMP आता है, हलाल, FCC, ओक्यूटेक्स, ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स के रेलिवेंट। लाइक GMP जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस के रेलिवेंट, हलाल जो है वो हमारे इस्लामिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस US में प्लेस होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स के रेलिवेंट, उनके लिए हम FCC सर्टिफिकेशन को हमें अचीव करना होगा। और ओक्यूटेक्स जो सर्टिफिकेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, कि कहीं कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं यूज़ हुए दैट कुड हार्म द ह्यूमन बीइंग। एक सर्टिफिकेशन रोड मैप जो सियालकोट एक्सपोर्टर्स के लिए, नॉर्मली हमें ये तो पता होता है सर्टिफिकेशन हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसका एक रोड मैप क्या है या एक प्रोसेस फ्लो क्या है उसको हमने आज देखना है। उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो अपनी कंपनी में किसी भी सर्टिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए वो गैप एनालिसिस करेंगे, वेदर वो खुद कर रहे हैं या किसी ऐसी पर्सन से करवा रहे हैं जो कि कंप्लाइंसेस को जानता है। फॉर एग्जांपल आपने 9001 अचीव करना है, तो उसके लिए आप किसी ऐसे पर्सन को, एक्सपर्ट को, ऐसे ऑडिटर को हायर करेंगे जो कि आपके गैप एनालिसिस करेगा। उसमें क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखा जाएगा और उसके मुताबिक जो जो गैप्स हैं उनको एनालाइज करते हुए आपको रिकमेंड किए जाएंगे कि आप ये गैप्स हैं आपके, आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए अगर आप ISO 9001 को अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ ISO 9001 नहीं, इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके रेलिवेंट हमारी पहली प्रैक्टिस यही होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप इज़ डॉक्यूमेंटेशन। उसके रेलिवेंट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अचीव करना होगा, सेकंड स्टेप हमारा वो होता है। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स भी अचीव सक्सेसफुली कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने डॉक्यूमेंटेड तो कर लिया सारा, लेकिन अब हमने फैसिलिटी पे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। देन हम उसको सारे को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्दर फिर प्री असेसमेंट होती है। प्री असेसमेंट में एक मॉक ऑडिट होता है जिसमें अगर फर्दर फिर भी कोई गैप्स रह गए हैं, कोई रिकमेंडेड चीज़ें थी जो हमने फुलफ़िल नहीं की, हम अगेन उनको पूरा कर रहे होते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है। अपॉन सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन ऑडिट आपको सर्टिफिकेशन इशू हो जाता है और लास्ट में उसी को मेंटेन करते हुए आपको रिन्यूअल मिल रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। सर्टिफिकेशंस का बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? तो सबसे पहले तो मैं सम अप करता हूँ जो भी हमने मार्केट्स को आज देखा, उसमें सबसे पहले तो ये था मार्केट एक्सेस, कि किस किस मार्केट को हम टैप कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले CE के रेलिवेंट। ओके जी, सम अप करते हैं। तो इसमें मेनली जो मार्केट एक्सेस है
लाइक किस किस मार्केट को हम टैप कर रहे हैं, उसमें नॉर्मली जो सर्टिफिकेशंस हम ले रहे होंगे ये उनको सम अप कर रहे हैं हम, जो सी है, एफ डी ए, एन एम पी एस एफ डी ए। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इससे आप यूरोपियन मार्केट को, यूएस मार्केट को, चाइना को, गल्फ़ को, इन सब को आप अनलॉक कर सकते हैं। लाइक सी जो है, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी अभी बताया कि उनकी भी जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी सी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। तो इन शॉर्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यूरोपियन मार्केट को टारगेट करते हैं देन सी मार्केट इज़ मैंडेटरी। उसी तरह डिफरेंट मार्केट्स के लिए जो जो स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके रेलेवेंट फिर हम आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को ये जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट करना ज़रूरी होंगे। उसके अलावा जो प्राइस प्रीमियम है, लाइक अगर आप सर्टिफाइड हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी प्राइस भी क्लाइंट से उस तरह चार्ज कर सकते हैं कि मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हूँ। तो मैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है, जो compete करना पड़ता है हमें, उसकी वजह से प्राइसेस के मामला जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशंस को मीट करने से हम अगर कंप्लाइंट हैं तो फिर हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसके रेलेवेंट अपने चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से। उसके अलावा जो बायर ट्रस्ट है, ऑब्वियसली सर्टिफिकेशंस होंगी तो बायर ट्रस्ट होगा, और बायर ट्रस्ट होगा तो इजीली वो अपनी मार्केट में हमारी प्रोडक्ट को लेके सेल कर सकते हैं, मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो फास्टर क्लियरेंस है, लाइक अगर हम जो सी मार्क है फॉर एग्जांपल, हमने वो अचीव किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट, जब कस्टम क्लियरेंसेस की बात आती हैं तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेशंस या जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देखी जाती हैं। तो सी मार्क उन रिक्वायरमेंट्स में से एक है जो कि कस्टम्स पे देखी जाती है। तो अगर सी मार्क होगा देन कस्टम क्लियरेंसेस में भी हमें इशू ज़्यादा नहीं आते। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स थे और ब्रांड इक्विटी के स्टैंडर्ड्स थे। थैंक यू सो मच। हमारा इदारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी एसएमईज़ के लिए काम करता है। उसमें मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होती हैं उसके ऊपर हम आगे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लेके चलते हैं। चूँकि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी सीरियसली काम करती है विद इन द गिवन रिसोर्सेज। तो उसमें एक जो आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला आता है एक्सपोर्ट्स में, वो कंप्लाइंसेस का है। जिस तरह अब्दुल रहमान साहब ने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली बताया। और सियालकोट में जो इंडस्ट्री है, हम चूँकि मुल्क में बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, जितनी रेगुलेटेड इंटरनेशनली सियालकोट की प्रोडक्ट्स हैं, शायद कम ही फूड में कुछ होती हैं, मगर वो भी इतनी नहीं है। मगर सियालकोट की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हैं। तो इसमें जो स्मीडा स्कीम रन कर रही है, वो सर्टिफिकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है फॉर एसएमईज़। इसके अंदर ये है कि कोई भी एसएमई इसमें अप्लाई कर सकता है। कंडीशन ये है कि वो उस चेम्बर के साथ या एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हो, उसका एनटीएन हो, उसका कोई बिज़नेस जो है वो चल रहा हो, और किसी फाइनेंशियल इदारे से या टैक्स के इदारे से कहीं से वो ब्लैक लिस्ट वगैरह वो मामला ना हो। इसमें हम जो टोटल सपोर्ट दे रहे हैं वो 1 मिलियन की दे रहे हैं, 10 लाख रुपया जो है। तो इसके अंदर 8 लाख रुपया जो है वो हम देते हैं अगेंस्ट जो सर्टिफिकेट आपने इशू करवाना है, और 2 लाख रुपया देते हैं अगेंस्ट जो कि कंसल्टेंसी आपने लेनी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है ये करवाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक इसमें हमारी शर्त है कि ये हम 70-30 की रेशो पे देते हैं, कि 70% गवर्नमेंट देगी आपको, 30% जो है वो आपको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर आप 8 लाख रुपया सर्टिफिकेट की फ़ीस है, तो उसके अगेंस्ट आपको तकरीबन कोई 2.5 पौने 3 लाख रुपया जो है वो अपना भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर फ़ीस 5 लाख है, तो फिर आपको उस 5 लाख में से उसका जो 70% 3.5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे देगी, और बाकी 1.5 लाख रुपया जो है वो आप देंगे। और इसके अंदर ऑल्दो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक इसकी लिस्ट पड़ी हुई है स्टैंडर्ड्स की, मगर हम फ्लेक्सिबल हैं कि उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व भी हो रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। कोई कस्टमर कोई ख़ास स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है, तो इसमें हम ओपन हैं। जो ट्रेडिशनल अब्दुल रहमान साहब ने बताए वो भी आ जाते हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई हम मिस कर गए हैं तो वो आप अपनी एप्लीकेशन पुट अप करें, ऑनलाइन अप्लाई होता है हमारी वेबसाइट से, तो हम उसको भी कंसिडर करके और उसमें भी हम ग्रांट्स जो हैं वो देते हैं। और ये जो हम सपोर्ट देते हैं ये नॉन रिटर्नेबल है, ये कोई लोन वगैरह नहीं है, या आपने हमें वापस नहीं करना, ये हमने आपको दे दिया तो ये फिर आपका ही इसमें हो गया।
एक चीज़ और जो इसमें मुनफरिद है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट की। EN गालिबन 338 है, 339 डिफरेंट है। अच्छा, इसमें हम टेस्टिंग की कॉस्ट भी कवर करते हैं कि अगर आपने सी मार्क लेना है तो उसके लिए आपको चंद एक टेस्ट करने हैं, मगर जो ब्रैकेट है वो 8 लाख है, उसमें टेस्टिंग प्लस सर्टिफिकेशन, और 2 लाख जो है वो कंसल्टेंसी है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आप जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं, और सियालकोट की काफ़ी फर्म्स जो है वो उन्होंने अवेल किया भी है, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, वो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, वो विज़िट होगा या वैसे फ़ोन से आपको बात करके। और आखिरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये रीइंबर्समेंट बेस के ऊपर होगी। जब एक दफ़ा आपको अप्रूवल मिल गई, फिर आप अपनी सर्टिफिकेशन कंसल्टेंसी जो है वो करवाएंगे। पेमेंट जो है इनिशियली आपने खुद करनी है सारी, और उस पेमेंट का एविडेंस जो है वो फिर आप जमा करवाते हैं, और उसके अगेंस्ट फिर आपको ये कॉस्ट जो है वो रीइंबर्स हो जाती है। तो ये इसका ओवरऑल एक सिनेरियो है जो कि सर्टिफिकेशन के सिलसिले में जी। जी। तो इसके अलावा हमारी और भी ग्रांट्स की स्कीम चलती हैं, क्योंकि हमारा चलता है फिस्कल ईयर जुलाई से जून तक। तो उसमें एक मेजर जो सियालकोट के काफ़ी लोग उसमें उन्होंने बेनिफिट लिया, अभी भी ले रहे हैं, वो है इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। कि अगर आपने अपना इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट लगाना है, वो बेशक स्पोर्ट्स वेयर का है या निट्स का है या वोवन का है। अभी इस साल हमने उसमें लेदर की सर स्टिचिंग जो है वो भी इंक्लूड कर दी है। लेदर गारमेंट्स हैं, ग्लव्स हैं, इसमें हम 60-40 पे देते हैं। 60% गवर्नमेंट देगी, 40% एंटरप्रेन्योर लगाएगा, और जो मशीन्स होंगी वो एंटरप्रेन्योर की अपनी चॉइस की होंगी, वो खुद ही पसंद करेगा मशीन। और इसमें इवन हमने जो सियालकोट को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल जो ये हीट ट्रांसफ़र और सब्लिमेशन वगैरह की जो स्पेसिफिकली इधर लगती हैं, वो भी इस साल हमने इंक्लूड की है। मगर इसमें जो ग्रांट है वो जो है वो 50 लाख तक, 5 मिलियन तक जो है वो हम ग्रांट देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई 83 लाख का होगा तो उसमें से 50 लाख गवर्नमेंट आपको देगी। हाँ, इससे अगर आपने कम अवेल करना है तो वो आप कम भी ले सकते हैं। मगर इस साल की जो है वो क्लोज़ हो गई है। अब जो है वो ग्रांट्स डिस्पर्स हो रही हैं। तो जो इसका पिछला फेज़ चला था उसमें सियालकोट में तकरीबन कोई 20 के करीब कंपनीज़ ने ये अवेल किया था, और ये ऑल पाकिस्तान बेस पे वो हमें कोई प्रोविंशियल कोटे के ऊपर हम इसको चलाते हैं। मगर इस दफ़ा हमने इसको सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के ऊपर जो है वो उसको फोकस कर दिया। तो इस साल की इंशाल्लाह कंक्लूड होगी, तो अगले साल जुलाई अगस्त में फिर हम नई एप्लीकेशन जो हैं वो इसके अंदर जो है वो इनवाइट करेंगे जाके। इसी तरह एक और हमारा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, वो ऑल्दो अभी वो सियालकोट में उस तरह नहीं आया, क्योंकि इधर इंडस्ट्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर्ड विद अदर सिटीज़। तो उसके अंदर जो है वो 30 लाख तक हम ग्रांट देते हैं, वही अगेन 60-40 की बेस के ऊपर जो है। मगर उसमें ज़्यादा जो छोटे सेक्टर्स हैं, जिस तरह ये बी कीपिंग या हनी का है, ये जो पेशावरी चप्पल का सेक्टर आ गया, ये छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वो चूँकि उनको अभी एक्सपोर्ट का पता नहीं है, तो उन एरियाज़ में कोई 2-4 फर्म्स होती हैं जो एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, तो ये उसके वेंडर्स जो हैं इनको हम फिर मशीनरी इक्विपमेंट देते हैं। ये फिर उस अपनी एक्सपोर्टर को देते हैं, और फिर वो आगे आगे उसको लेकर जो है वो चला रहे जाके। तो फिल वक्त मेरे पास ग्रांट्स के हवाले से इतना ही है।